Hello aspirants, I am T.S. Sodhi again here with you to discuss another domain of Bloom's taxonomy, that is the second domain. अब ये वाला जो डोमेन है ये इमोशंस के साथ रिलेटेड है. अब जैसे बेंजामिन ब्लूम ने ये कहा कि जैसे एज बढ़ेगी उसी तरह इमोशनल चेंजेस जो हैं वो भी होती हैं लर्नर में. अब इसमें जो कौन कौन से ट्रेट्स आएंगे, इमोशंस का ट्रेट आएगा, मोटिवेशन का ट्रेट आएगा, एंथुजियाज्म का ट्रेट आएगा और एटीट्यूड का ट्रेट आएगा, वो उसमें डेवलप होगा. जिस तरह कॉग्निटिव डेवलपमेंट में एक हायरार्की थी, एक क्रोनोलॉजी थी, उसी तरह इसमें भी एक क्रोनोलॉजी है. यानी कि जो लोएस्ट ट्रेट आएगा इस पर्टिकुलर डोमेन के अंदर वो है आर रिसीविंग, उसके बाद रिस्पॉन्डिंग, फिर वैल्यूइंग, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन और फिर करेक्टराइजेशन. तो ये जो डोमेन्स हैं, ये जो ट्रेट्स हैं इस डोमेन में जो डेवलप होंगे ये एज के अकॉर्डिंगली डेवलप होंगे. यानी कि रिसीविंग जो है वो लोएस्ट ट्रेट है, यानी कि एट द बॉटम है, और उसके बाद हायर ट्रेट्स हैं, और करेक्टराइजेशन जो है वो टॉप का डोमेन होगा, ट्रेट होगा, यानी कि वो हाईएस्ट लेवल का जो डोमेन ट्रेट है वो डेवलप होगा. अब कैसे इसमें ये डेवलप होंगे? अब पहले रिसीविंग की बात करते हैं. रिसीविंग का मतलब है ये उसी तरह है जैसे हमने कॉग्निटिव डोमेन में देखा कि नॉलेज जो मिलती है, बेसिक नॉलेज हासिल करना, ये फर्स्ट स्टेप है लर्निंग में. तो ये भी इसी तरह है कि अब इसमें क्या है, उसमें इंटेलिजेंस के साथ रिलेटेड डोमेन ट्रेट था, इसमें इमोशनल ट्रेट है. यानी कि जब वो किसी चीज़ को हासिल करेगा, सुनेगा तो उसको अच्छा लगेगा सुनना, वो सुनना चाहता है. अगर कहीं क्लास लगी है वो क्लास में जाने का शौक होगा, अगर कोई लोग डिस्कस कर रहे हैं उस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करेगा और उसको नॉलेज मिलेगी, यानी कि वो सुनेगा जाके कि वो क्या कह रहे हैं. तो ये सुनना चाहता है, शौक से सुनना चाहता है, इसलिए ये वह एंथुसियाज्म होता है उसके माइंड में कि ये मैं इस चीज़ की नॉलेज हासिल करूं. तो रिसीविंग जो ट्रेट है वो इस लेवल पे, इस स्टेज पे आता है. उसके बाद बात आ गई रिस्पॉन्डिंग की. अब इसमें क्या है, इसमें वो जो कुछ उसने सीखा है, जो कुछ उसको पता चला है, जो उसने रिसीव किया है, उसको रिस्पॉन्ड करता है. यानी कि वो अब खुद बात करना चाहता है उसके बारे में. पहले तो सिर्फ सुनता था, अब बात करना चाहता है, उसके बारे में बताना चाहता है, जो भी कॉन्सेप्ट उसको नॉलेज मिली है. अब कहीं ग्रुप डिस्कशन हो रही है, वो उसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश करता है, या उसको कहता है मैंने पार्टिसिपेट करना है. क्विज प्रोग्राम में इनिशिएटिव लेगा पार्टिसिपेट करने का, या डिबेट्स में हिस्सा लेगा वो, यानी कि उसको रिस्पॉन्ड करना है. तो ये अपने आप एक नेचुरल डेवलपमेंट है. उसको शौक आएगा, उसको मोटिवेशन आएगी कि मैं रिस्पॉन्ड करूं, इसको इंथुजियाज्म होगा कि मैं रिस्पॉन्ड करूं. इसके बाद जो नेक्स्ट है वैल्यूइंग. वैल्यूइंग का मतलब है कि वो जो सोसाइटी की वैल्यूज़ हैं, जिसमें सोशल वैल्यूज़, एथनिक वैल्यूज़, एथिकल वैल्यूज़, रिलीजियस वैल्यूज़ और इकोनॉमिक वैल्यूज़ एंड सो ऑन, इन वैल्यूज़ को पहचानता है, पहचानने लग पड़ता है कि ये वैल्यूज़ क्या हैं. और अब जो उस वैल्यूज़ को वो सामने पहचानता है, फिर वो ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि आई एम कमिटेड टू दिस वैल्यू, कि मैं इस वैल्यूज़ के साथ कमिटेड हूँ. और उसके साथ वो प्रपोज कर सकता है. फॉर एग्जांपल अगर वो ये प्रपोज करे कि कि एजुकेशन सिस्टम में क्या सुधार आना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम में क्या रिफॉर्म्स आने चाहिए, तो फिर वो रिफॉर्म जो हैं, क्योंकि सही एजुकेट करना ये भी एक वैल्यू है, ठीक एजुकेट करना, सही एजुकेट करना और प्रॉपरली चैनलाइजेशन के साथ एजुकेट करना, ये भी एक वैल्यू है. तो उस वैल्यू को वो समझता है कि सोसाइटी में इन वैल्यू की इम्पोर्टेंस है. इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन. अब उसको वैल्यूज़ का पता चल गया, वैल्यूज़ उसने देख लिया कि वैल्यूज़ क्या है. अब इसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन वाली स्टेज है, इसमें वो वैल्यूज़ को प्रायोरिटाइज करेगा, उसको प्रायोरिटी देगा कि कौन सी वैल्यू जो है वो पहले मेंटेन होनी चाहिए और कौन सी उसके बाद मेंटेन होनी चाहिए. कई बार ऐसा होता है कि कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जो जब उनको मेंटेन किया जाता है तो उनके साथ कुछ और वैल्यूज अपने आप मेंटेन हो जाती हैं. फॉर एग्जांपल किसी को चीट ना करना, ये एक वैल्यू है. सच बोलना, ये एक वैल्यू है. किसी के साथ कमिटेड होना, ये एक वैल्यू है. पंक्चुअल होना, ये एक वैल्यू है. डिस्क्रिमिनेशन ना करना, ये भी एक वैल्यू है. लेकिन अगर
वो देखता है कि ये वैल्यू मेंटेन की जाए अगर कि जेंडर इक्वलिटी एट वर्क प्लेस एंड इन द सोसाइटी, कि सोसाइटी और वर्क प्लेसेस में जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए। अब इस वैल्यू को मेंटेन करने से बहुत सारी ऐसी वैल्यूज हैं जो उसके साथ अपने आप मेंटेन हो जाएंगी, जैसे डिस्क्रिमिनेशन ना करने की वैल्यू भी उसके साथ मेंटेन हो जाएगी, फिर रिडिक्यूल किसी को ना करने की वैल्यू उसके साथ मेंटेन हो जाएगी, किसी को इंसल्ट ना करने की वैल्यू उसके साथ मेंटेन हो जाएगी, किसी को चीट ना करने की वैल्यू उसके साथ मेंटेन हो जाएगी, किसी को नीचा दिखाने की वैल्यू, किसी को नीचा ना दिखाना, किसी को रिडिक्यूल ना करना, ये भी वैल्यू उसके साथ मेंटेन हो जाएगी। तो इस तरह ऑर्गेनाइजेशन में वो वैल्यूज को प्रायोरिटाइज करता है और इस बात पे एम्फेसाइज करता है कि वैल्यूज में प्रायोरिटीज आनी चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट है कैरेक्टराइजेशन। अब जो वैल्यूज उसने मेंटेन करवाई हैं, उसको ऑर्गेनाइज किया है, अब उन वैल्यूज को वो इंटरनलाइज कर लेता है, यानी कि अपने करेक्टर में ले आता है उन वैल्यूज को। यानी कि अब जो वैल्यूज है उसका करेक्टर डिटरमिन करती हैं, और वैल्यूज जो हैं वो उसको मेंटेन करने से पहले, दूसरों से मेंटेन करवाने से पहले अपने आप उनको मेंटेन करता है, उन वैल्यूज को अपने पॉइंट पे लेकर अप्लाई करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने बात की थी कि देयर शुड बी जेंडर इक्वलिटी इन द सोसाइटी एंड इन दी वर्क प्लेस, तो वो क्या करेगा, पहले इसको खुद प्रैक्टिस करेगा। वो अपना, उसका करेक्टर जो होगा वो इस तरह का होगा कि वो खुद पहले प्रैक्टिस करेगा। वो कहेगा मुझे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को दूर करना है, तो पहले मैं अपनी सोच बदलूं, पहले मैं अपना वे ऑफ थिंकिंग बदलूं, उसके बाद मैं दूसरों को कहूं। अब जो वैल्यूज होती हैं जिसको उसने इंटरनलाइज कर लिया, वो ही एक करेक्टराइजेशन बन जाता है उसका, वही उसका करेक्टर बन जाता है। तो एस्पायरेंट्स, ये 5 स्टेजेस थी, 5 ट्रेड्स थे जो बेंजामिन ब्लूम ने अपने अफेक्टिव डोमेन जो है लर्निंग का उसमें दिए हैं। और ये भी एक हायरार्की है जैसे आपको पहले बताया, और ये भी एक क्रोनोलॉजी के साथ चलते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा अच्छी तरह से। अब अगले लेक्चर में नेक्स्ट डोमेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।